आज नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नेफ्रोटिक, गौर से देखो, नेफ्रोटिक है, नेफ्राइटिक नहीं है। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम की अगर मैं बात करूं तो ये किस में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है? पीडियाट्रिक। ठीक है, पीड्स में आपको देखने को मिलेगा, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? पीडियाट्रिक डिसऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, यानी ये आपको बच्चों में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगर मैं कॉज की बात करूं, अभी हम ये भी बात करेंगे कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम कैसे होता है। कॉजेज़ की बात करें तो ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ठीक है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है तो इसका मतलब क्या है? इम्यूनिटी से रिलेटेड है ना। पहले से ये ऐसा नहीं है कि उसने कुछ खाया और अभी हो गया हो, ऐसा नहीं है। तो नेफ्रोटिक क्या है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। यानी कि अभी क्या करता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम में? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है तो हमें पता चल रहा है कि कुछ तो भाई डैमेज कर रहा होगा, किसी को तो डैमेज कर रहा होगा जिसकी वजह से ये हो रहा है ना। तो ये क्या करता है? एंटीबॉडीज़ बनाता है। एंटीबॉडी क्यों बनाता है? ताकि ये क्या कर सके? डैमेज कर सके। और किसको डैमेज करेगा? ये फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन को डैमेज करेगा। अब क्योंकि ये फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन को डैमेज कर देगा तो इसकी वजह से बहुत कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है, उसको हम आगे फर्दर पैथोफिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। अभी कॉजेज़ मैं बता दे रही हूँ कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है ये। ठीक है, एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से, कोई भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ले लो, उसकी वजह से भी नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है। और किसकी वजह से देखने को मिलेगा? अब क्योंकि ये हो रहा है तो प्रोटीन्यूरिया भी होगा। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा? प्रोटीन्यूरिया हो जाएगा। हाइपो एल्बुमिनिया की वजह से, हाइपो एल्बुमिनिया और एडिमा। ठीक है, तो कॉजेज़ की बात करें और क्या कॉज हो सकता है? हाइपरलिपिडीमिया। तो ये सारे क्या हैं? कॉज है जिस वजह से क्या हो रहा है? नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो रहा है। अब पैथोफिजियोलॉजी की बात करेंगे। पैथोफिजियोलॉजी की बात करते हैं। अब देखो, अब क्या हुआ, किसी हमें पता चल गया ये कॉज है, इस कॉज की वजह से नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो रहा है। ठीक है, अब पैथोफिजियो में क्या है? क्यों, अब किसी भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ड्यू टू ऑटो इम्यूनिटी, अब ऑटो इम्यूनिटी है, ऑटो इम्यूनिटी की वजह से क्या होगा? इसने क्या किया? मैंने भी बताया कि एंटीबॉडीज़ बनाता है ताकि फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन को ये डैमेज कर सके। तो बेसिकली जो एंटीबॉडी बनती है वो स्टार्ट डैमेजिंग फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। अब ये क्या करेंगे? एंटीबॉडी बनी। ठीक है, एंटीबॉडी बनी, उसने क्या किया? अगेंस्ट किसके अगेंस्ट बनी है? फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के अगेंस्ट बनी है। एंटीबॉडी अगेंस्ट फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। ठीक है, एंटीबॉडीज़ बनी जिसकी वजह से क्या हुआ? अभी अगर मान लो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है और यहाँ पे इस तरीके से इनके बीच में कुछ क्या होता था? अभी तक ये ग्लोमुलर था। ठीक है, ये ग्लोमुलर कैप्सूल था इस तरीके से। एक अच्छा सा डायग्राम बनाते हैं। ये ग्लोमुलर कैप्सूल है, यहाँ से इस तरीके से जा रहा है, फिर पीसीटी कनेक्ट होगा, फिर फर्दर ऐसे आगे मूव करेगा। ठीक है, तो ये बोमेन्स कैप्सूल में यहाँ पे आपको एक आर्टरी देखने को मिल रही है, इस तरीके से आती है। ठीक है, ये एफरेंट होती है और ये इफरेंट होती है। और यहाँ पे क्या है? बहुत सारे नेटवर्क कैपिलरीज़ के देखने को मिल रहे हैं जिसको हम ग्लोमेरुलर कैपिलरी भी बोल रहे थे। यहाँ से जो भी सोडियम है, पोटेशियम है और वाटर हो गया, जितना भी है वो सारा ब्लड से, जितना भी वेस्ट इलेक्ट्रोलाइट वगैरह है वो सब यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आता है, फर्दर वो पीसीटी में जाता है, फिर रीअब्जॉर्प्शन स्टार्ट होता है सोडियम पोटेशियम, इन सब का, सोडियम पोटेशियम का, है ना। तो ये सब चीज़ें फर्दर आगे प्रोसेस में है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है? अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई इसने क्या किया? ऑटो इम्यूनिटी है तो उसके अगेंस्ट में इसने एंटीबॉडीज़ बनाई जिसकी वजह से यहाँ पे आपको लार्ज पोर देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होता था? यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जो बोमेन्स कैप्सूल में आ रहा है, वो क्या आता था? सोडियम पोटेशियम, इलेक्ट्रोलाइट आयंस जितने भी हैं वो सारे आ रहे हैं। मैं भी सिर्फ 2 का एग्जाम्पल दे रही हूँ। और क्या नहीं आता था? वो था, जो नहीं आता था वो था ब्लड और प्लाज्मा प्रोटीन। ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन और ब्लड जो है ये कभी भी ट्रांसफ़र नहीं होते हैं, इम्परमिएबल हैं ये। ठीक है, इम्परमिएबल का मतलब है कि अब ये भाई पास ऑन नहीं हो सकते इस ग्लोमुलर कैप्सूल।
ग्लोमेरुलर कैपिलरीज से बोमेंस कैप्सूल में नहीं आ सकते। तो इसकी वजह से क्या होता था, ब्लड यहाँ से आता था और वापस चला जाता था। जो भी सॉल्यूट लेके आ रहा है, इम्प्योरिटी लेके आ रहा है, वो यहाँ पे आ जाता था और फिर वो क्या होता था, फर्दर आगे मूव ऑन हो जाता था। प्लाज्मा भी ऐसे आया और चला गया। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे बहुत लार्ज पोर देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्लाज्मा जो है वो अब डायरेक्ट इसमें एंट्री ले सकता है। ठीक है, तो एंटीबॉडीज़ ने क्या किया, यही किया कि आपका इसको डिस्ट्रॉय कर दिया, उसके अगेंस्ट काम कर रहा है सारा। अब जिसकी वजह से क्या होगा, डैमेज हो जाएगी फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, डैमेज फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। अब फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन तो डैमेज हो गई, क्या देखने को मिल रहे हैं, लार्ज होल्स। ठीक है, लार्ज होल्स एंड पोर्स देखने को मिल रहे हैं हमें। अब उसकी वजह से क्या होगा, क्योंकि अभी तक ये इम्परमेबल थी, है ना। एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, आप इसको लिख लो, इसमें ही मैं आपको बता दे रही हूँ कि ब्लड एंड प्लाज्मा प्रोटीन जो है इम्परमेबल है, इम्परमेबल है। ठीक है, किस केस में, नॉर्मल केस में बता रही हूँ मैं। अगर नॉर्मल होते हैं तो ये क्या इसका मतलब है कि ओनली इलेक्ट्रोलाइट्स और जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, वाटर हो गया, क्या बोलते हैं, अमीनो एसिड्स हो गए, ठीक है, एक्सेट्रा अमीनो एसिड्स, ये सब क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं, ये सब परमिएबल है। यानी कि ये ब्लड से, यानी कि क्या हो रहा है, ये ब्लड से ग्लोमेरुलर कैप्सूल्स के, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज़ के थ्रू कहाँ जा रहे हैं, बोमेंस कैप्सूल में। ठीक है, बोमेंस कैप्सूल में ये जा पा रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि होल्स देखने को मिल रहे हैं, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखना है। इसी से पूरा डिजीज़ कंडीशन जुड़ा हुआ है कि भाई अगर ये परमिएबल हो गया, जो कि अभी हो चुका है, होल्स बन गए, तो ऑफकोर्स प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो क्या करेगा, अब वो इम्परमेबिलिटी तो ख़त्म हो गई जो उसको रोक रहा था, क्योंकि फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन में बहुत सारे होल्स और पोर्स देखने को मिल रहे हैं, तो वो सब क्या हो गए, परमिएबिलिटी इंक्रीज़ हो गई। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, लार्ज होल्स बने, जिसकी वजह से क्या हो गया, इंक्रीज़ परमिएबिलिटी। ठीक है, अब किसकी, वो भी फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन की। अब परमिएबल तो हो गई, देखने को मिल गया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, स्टार्ट फिल्ट्रेशन किसका, ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। अब प्लाज्मा प्रोटीन भाई डायरेक्ट अंदर एंटर कर पा रहे हैं, प्लाज्मा प्रोटीन डायरेक्ट अंदर आए, जिसकी वजह से क्या हुआ, अभी तक ये जो एल्बुमिन था, अब एल्बुमिन आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, यूरिन में। ठीक है, यूरिन में एल्बुमिन का प्रोडक्शन अब आपको देखने को मिलेगा। इससे क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा एल्बुमिन, किस में, ब्लड में। ठीक है, क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि इट गोज़ इन यूरिन। ठीक है, अब वो क्या हो रहा है, यूरिन में जा रहा है, तो ऑफ कोर्स ब्लड में इंक्रीज़ होने लग गया एल्बुमिन, क्योंकि परमिएबिलिटी जो पहले इम्परमेबल था, होल्स और पोर्स बनने की वजह से ये भी परमिएबल हो गया, जिसकी वजह से अब आपको यूरिन में एल्बुमिन का कंटेंट बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, जो कहाँ से आ रहा है, ब्लड लेके आ रहा है। ठीक है, और ब्लड में भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये तो था पैथोफिजियोलॉजी कि कैसे क्या हुआ। ठीक है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम का। अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस कि अब तो हमें पता चल गया कैसे क्या हुआ इसमें, कैसे इसने कमी पैदा की। अब हम डायग्नोसिस देखेंगे कि भाई कैसे चेक कर सकते हैं कि एल्बुमिन का कंटेंट ज़्यादा है या नहीं है, प्रोटीन यूरिया हुआ या नहीं हुआ है। ठीक है, ये सारे तो कॉज थे नेफ्रोटिक सिंड्रोम को। अब आपको डायग्नोस करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट डायग्नोसिस है यूरिन प्रोटीन को चेक करना। ठीक है, सीधा है भाई, प्रोटीन का लेवल बढ़ रहा है ना, एल्बुमिन का लेवल बढ़ रहा है, तो आप क्या करोगे, यूरिन प्रोटीन चेक कर लो। कैसे चेक करोगे, बाय स्पॉट यूरिन, यानी कि डिपस्टिक के हेल्प से, या फिर आप क्या करोगे 24 आवर यूरिन उसका चेक करोगे, देखोगे। ठीक है, उसके बाद ये तो था यूरिन प्रोटीन के थ्रू। सेकंड आता है हमारे पास कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस। कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस में क्या होगा, ये है रिनल बायोप्सी, यानी कि आप क्या करोगे, रिनल बायोप्सी करोगे, उससे कंफर्म हो जाएगा भाई नेफ्रोटिक सिंड्रोम है या नहीं है। अब डायग्नोसिस तो आपने कर लिया, हमने ये देख लिया कि किस वजह से हो रहा था और कैसे हो रहा था। ठीक है, कॉजेज़ देख लिया हमने,
हमने ये देख लिया, पैथोफिजियोलॉजी देख लिया इसका। अब हमने एक और चीज़ देख ली कि भाई कैसे डायग्नोस कर सकते हो कि हाँ इसको है या नहीं। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट कैसे करोगे आप इसका? सबसे पहले आएगा हमारा मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या होगा, ऑफ कोर्स सर्जरी करोगे नहीं, क्योंकि सर्जिकल मैनेजमेंट सर्जरी में आएगा। अब मेडिकल मैनेजमेंट में जो आपकी ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी वो क्या रहेगी, कॉर्टिकोस्टेरॉइड। कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ठीक है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड में कौन सी, प्रेडनिसोलोन। आप उसको क्या दोगे, प्रेडनिसोलोन दोगे। एग्जाम्पल वाइसोलोन एंड ओमनाकॉर्टिन, ठीक है, ओमनाकॉर्टिन। तो ये ड्रग ऑफ चॉइस रहेंगी जो आप दोगे। अब ये क्यों दे रहे हो, क्योंकि ये क्या करेंगे, ये इंक्रीज़ कर देंगे प्रोटीन यूरिया को, ठीक है। ये अफेक्ट करेंगे किसको, इंक्रीज़ प्रोटीन यूरिया। अब जो इतना ज़्यादा आपको प्रोटीन यूरिया देखने को मिल रहा था ना, ये उस पर अफेक्ट करेंगे, नॉर्मल लाने की कोशिश होगी, ठीक है। तो बेसिकली ड्रग्स दी क्यों जाती है, जो भी डिजीज़ कंडीशन है उसको ओवरकम करने के लिए, भाई नॉर्मल में आ जाए इसीलिए दी जा रही है। तो हम इसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड सबसे बेस्ट ड्रग ऑफ चॉइस है, तो हम ये देते हैं। अगर प्रायोरिटी किसी चीज़ की पूछे तो आप ऑफ कोर्स कॉर्टिकोस्टेरॉइड को दोगे, ठीक है, डैट इज़ प्रेडनिसोलोन। दूसरी क्या है, एंटी हाइपरटेंशन। एंटी हाइपरटेंशन दोगे, क्यों, ताकि उसका बीपी डिक्रीज़ हो। अब क्योंकि ये हो रखा है, ठीक है, तो एडिमा देखने को मिल रहा है, हाइपरलिपिडेमिया की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जो ब्लड प्रेशर है वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। तो उसको डिक्रीज़ करने के लिए आप एंटी हाइपरटेंशन दोगे। और एंटी हाइपरटेंशन में तो सबको पता है, बहुत कॉमन है एक ड्रग, वो क्या है, एम्लोडिपिन, ठीक है, या फिर लेबेटालॉल दोगे। ये आपकी ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी एंटी हाइपरटेंशन को ओवरकम करने के लिए। उसके बाद और क्या देखने को मिल रहा है, इंक्रीज़ यूरिन आउटपुट है, ठीक है। तो डायूरेटिक्स, डिक्रीज़ यूरिन आउटपुट है, तो क्या आप करोगे, डायूरेटिक्स दोगे टू इंक्रीज़ यूरिन आउटपुट, ठीक है। डायूरेटिक्स दोगे आप। डायूरेटिक्स किस लिए दिया जाता है, टू इंक्रीज़ द यूरिन आउटपुट। अब इसमें क्या आप ड्रग दोगे, सिर्फ लेसिक्स, ठीक है, फ्रोसेमाइड। लेसिक्स को क्या बोलते हैं, फ्रोसेमाइड, या फिर टॉर्सेमाइड दोगे, ये डायूरेटिक्स है। और क्या करोगे, अब क्योंकि उससे हाइपरलिपिडेमिया भी हो रखा है ना, लिपिड का कंटेंट भी ज़्यादा हो रखा है, तो आप उसके लिए क्या दोगे, लिपिड लोअरिंग एजेंट दोगे, जिसमें आपका आ जाएगा अटोरवास्टैटिन, ठीक है। और क्या दे सकते हो, वारफरिन दे सकते हो। तो ये सारी ड्रग ऑफ चॉइस हैं कि आप किसको कैसे कम कर रहे हो। बेस्ट ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड दोगे, उसका प्रोटीन को जो यूरिया इंक्रीज़ है उसको कम करने के लिए। दूसरा एंटी हाइपरटेंशन ड्रग दोगे, बीपी जो बढ़ा हुआ है उसको कम करने के लिए। तीसरा डायूरेटिक दोगे, जैसे लेसिक्स और फ्रोसेमाइड हो गया, लेसिक्स को भी फ्रोसेमाइड बोलते हैं, और जैसे टॉर्सेमाइड हो गया, ठीक है। इंक्रीज़ यूरिन आउटपुट करोगे क्योंकि उसका यूरिन आउटपुट बहुत कम आ रहा है। और लिपिड लोअरिंग एजेंट का यूज़ करोगे क्योंकि ऑफ कोर्स ब्लड में क्या हो रखा है, हाइपरलिपिडेमिया, लिपिड का कंटेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो उसको भी आपको कम करना है। उसके बाद और क्या दे सकते हो, एनी एल्बुमिन, यानी कि 20% दोगे आप कोई भी एल्बुमिन, ठीक है, बाय किससे, इंजेक्शन से दोगे। कैसा, स्लोली दोगे। और टाइम क्या रहेगा आपका, 4 to 6 आवर, 4 से 6 घंटे तक आपको क्या करना है, एल्बुमिन चढ़ाना है, ठीक है। उसके बाद आएगा नेक्स्ट इज़, अब आपने मेडिकल मैनेजमेंट देख लिया, अब आएगा आपका डाइटरी मैनेजमेंट, कि भाई अब उसको आपको पता है कि पेशेंट को क्या है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, डायग्नोसिस कर लिया, मैनेजमेंट कर लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, डाइटरी मैनेजमेंट भी देना है। ऐसा तो नहीं है कि आप पेशेंट को बोल देंगे कुछ भी खा लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता नेफ्रोटिक सिंड्रोम से, ऐसा नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि लिपिड बहुत इंक्रीज़ हो रखा है, ठीक है, हाइपरटेंशन हो रखा है, तो इन सब केसेस में अब आप क्या करोगे, पेशेंट को ऐसी डाइट बताओगे जिससे उसका लिपिड ना बढ़े, है ना, लिपिड नॉर्मल रहे। तो आप उसको यही बोलोगे कि जो लिपिड मतलब फ़ैट वाले सॉल्युबल है उनको थोड़ा कम इंटेक करने के लिए, ठीक है। ये तो नहीं बोलोगे कि सबसे जिसमें ज़्यादा फ़ैट हो वो खा लो, ऐसा नहीं होता।
आप उसको बोलोगे कि लो लिपिड यानी कि जिसमें लो फैट है वो वाला फूड कंज्यूम करो, तो आप उसको सबसे पहले एडवाइस करोगे कि मॉडरेट प्रोटीन क्या है, आपको मॉडरेट कंज्यूम करना है, हाई प्रोटीन भी नहीं करना है, क्योंकि आपको प्रोटीन यूरिया भी देखने को मिल रहा है उसमें, है ना। प्रोटीन यूरिया नहीं प्रोटीन यूरिया देखने को मिल रहा है, साथ में एल्ब्यूमिनिया भी है। तो मॉडरेट प्रोटीन लेना है, लो लिपिड लेना है, जिसमें फ़ैट ज़्यादा है उसको सबसे कम कंज्यूम करना है। सबसे ज़्यादा क्या लेना है आपको, हाई कार्बोहाइड्रेट, कार्ब्स का अमाउंट बढ़ा दो, फ्लूइड इंक्रीज़ कर दो, क्योंकि पानी कम पी रहा है, उसका यूरिन आउटपुट भी बहुत कम आ रहा है, यूरिन आउटपुट, है ना। तो यूरिन आउटपुट को बढ़ाने के लिए क्या करोगे, फ्लूइड का इंटेक ज़्यादा कर दोगे, जिससे यूरिन का जो आउटपुट है वो भी नॉर्मल हो जाएगा। दूसरा, एक चीज़ रिस्ट्रिक्ट करनी है, तो क्या रिस्ट्रिक्ट करोगे, रिस्ट्रिक्ट करोगे आप पोटेशियम और सोडियम के इनटेक को, ठीक है। तो ये जो आप पोटेशियम और सोडियम जिसमें सबसे ज़्यादा है वो आप बोलोगे कि आपको नहीं खाना है, ठीक है। उसके बाद नर्सिंग मैनेजमेंट जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो जो मेन नर्सिंग मैनेजमेंट है उसकी बात करते हैं, बाकी सब तो आप करते ही रहोगे कि ये देना है वो देना है, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट, आप देखो कि पेशेंट को क्या हो रहा था, हाइपरटेंशन हो रहा था, तो आप बीपी मॉनिटरिंग करोगे, ठीक है। सबसे पहले वाइटल्स तो चेक करोगे, बीपी मॉनिटरिंग करोगे हर 4 घंटे में, ठीक है, 4 आवर्ली। साथ में आईओ देखोगे, क्योंकि उसका यूरिन आउटपुट भाई बहुत कम आ रहा है, यूरिन आउटपुट बढ़ा कि नहीं बढ़ा, नॉर्मल हुआ कि नहीं हुआ, वो भी आपको चेक करना है हर 6 आवर्ली, ठीक है। उसके बाद डेली वेट देखोगे, क्योंकि अब पेशेंट क्या है, वेट मॉनिटरिंग उसका ज़रूरी है, वेट मॉनिटरिंग करोगे, ठीक है। सेम मशीन से ही लेना है, सेम टाइम लेना है, और मोस्टली अर्ली सेम क्लोथ्स में लेना है, ठीक है। तो ये आपका नर्सिंग मैनेजमेंट रहेगा। और उसके बाद अगर हम बात करें कॉम्प्लिकेशंस की, तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं। अब क्योंकि इम्यूनोसप्रेसेंट दे रहे हो आप, ठीक है, तो उससे क्या हो सकता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है बच्चों के केस में। इम्यूनोसप्रेसेंट ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे रहे थे ना, ये देखो, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है बच्चे में, तो ये कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है। उसके बाद नेफ्रोटिक में क्या प्रोटीन यूरिया है, यानी कि नेफ्रोटिक में प्रोटीन यूरिया देखने को मिल रहा है, जैसे कि एग्जांपल हो गया ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है। उस केस में भी आपको ये चीज़ देखने को मिलती है, तो ये कॉम्प्लिकेशन होता है कि हो सकता है कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो जाए बच्चे को। फिर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलस, क्योंकि अब भाई साइज पोर्स तो बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ढेर सारा प्रोटीन जो भी है प्लाज्मा का वो सारा बॉडी में एंटर कर रहा है, जो अभी तक एंटर नहीं कर रहा था वो भी एंटर करने लग गया है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस देखने को मिल सकता है। ये मेनली जो करेक्टराइज्ड होती है हेमेटूरिया और प्रोटीन यूरिया की वजह से होता है, ठीक है। ग्लोमेरुलस में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। हम इस डिज़ीज़ को भी फर्दर आगे आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।